स्टार्ट हो गया। हो गया स्टार्ट। नमस्कार। बाबा नाम की हूँ। परमपिता बाबा की जय। सबसे पहले धर्मेंद्र जी को बहुत बहुत आभार, उन्होंने मुझे लाइव इवेंट पे इनवाइट किया। आज का जो विषय है रखा गया है तंत्र और विज्ञान। विज्ञान के बारे में तो सब लोग जानते हैं, पर तंत्र का जैसे ही नाम लो तो लोगों में अजीब अजीब टाइप के ख्याल आने लग जाते हैं, क्योंकि तंत्र इतना बदनाम हो चुका है। उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में आज किसी को नहीं पता है। अच्छा, जब हम विज्ञान की बात करते हैं तो एक अच्छी सी स्मृति आ जाती है प्रोग्रेस की, जबकि देखा जाए तो स्थिति अलग ही है। विज्ञान जो है वो तंत्र का बेटा समान है, क्योंकि तंत्र के द्वारा ही विज्ञान का जन्म हुआ है। क्योंकि जो विज्ञान है उसका जो बेस है, जैसे विज्ञान का जो बेस है तो वो है मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स के बाद फिज़िक्स, केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी। तो जो विज्ञान का जो बेस है मैथमेटिक्स, उसका जन्म भी तंत्र द्वारा ही हुआ है। ये शून्य का कॉन्सेप्ट तंत्र का ही कॉन्सेप्ट है। एक्चुअली क्या है कि तंत्र बदनाम इसलिए हो गया क्योंकि जैसे हर चीज़ के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट। एक्चुअली तंत्र का मतलब होता है सिस्टमेटिक नॉलेज, तंत्र का मतलब होता है सिस्टम। जैसे राजतंत्र, गणतंत्र मतलब पॉलिटिकल सिस्टम, राजतंत्र मतलब पॉलिटिकल सिस्टम, मतलब तंत्र का मतलब होता है सिस्टम, सिस्टमेटिक नॉलेज। तो हर जो नॉलेज होती है उसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जो मानवता की भलाई के लिए जो एस्पेक्ट यूज़ होता है उसको हम कहते हैं पॉजिटिव, और जो नेगेटिव के लिए होता है उसको कहते हैं नेगेटिव एस्पेक्ट। तो पॉजिटिव जो तंत्र है वो होता है विद्या तंत्र, और जो नेगेटिव है वो है अविद्या तंत्र। अच्छा, तो क्या है कि जैसे आप लोगों ने एक हमारे ऋषि मुनियों का एक वो सुना होगा, श्लोक सुना होगा कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, या तो इदम तीर्थम मिदम तीर्थम ब्रह्मंती तम स जना आत्म तीर्थम ना जानती कथम मोक्षम वरानी। तो उन्होंने कहा कि जब तक जिसने स्वयं का तीर्थ नहीं किया उसको अज्ञानता से मुक्ति नहीं मिल सकती, इधर उधर तीर्थ करने से कोई फायदा नहीं होगा। और जैसे कहा कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, तो जो कुछ पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। तो उन्होंने पिंड में ऐसा क्या पाया जो कि बोल दिया कि जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है। तो जब हमारे ऋषि मुनियों ने बताया, जब स्वयं की ओर ध्यान दिया, तो उन्होंने कहा कि जो बॉडी 4 भागों में डिवाइडेड है, इसकी जो ग्लैंड्स और हार्मोन्स हैं वो 4 भागों में डिवाइडेड है। नाभि के नीचे के हार्मोन्स जो हैं काम के हैं, नाभि से लेके हृदय तक के अर्थ के हैं, इधर से लेके इधर तक धर्म के, और इसके ऊपर मोक्ष के हार्मोन्स हैं। मतलब काम मतलब फिजिकल डिज़ायर्स, अर्थ मतलब साइकोलॉजिकल डिज़ायर्स, धर्म मतलब साइको स्पिरिचुअल डिज़ायर्स, और मोक्ष मतलब स्पिरिचुअल डिज़ायर्स। तो हमारे जो एंसेस्टर्स, हमारे ऋषि मुनियों को जरूरत क्यों पड़ी तंत्र की? देखो, मानव की एक वृत्ति है कि उसको कोई भी चीज़ वैज्ञानिक चाहिए, सिस्टमेटिक चाहिए, क्योंकि जो नॉलेज है उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। किस फॉर्म में उसको टेस्ट कर, नॉलेज को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है टेस्टिंग के लिए, जिसको हम एक्सप्लेन कर सकें और कुछ प्रेडिक्ट कर सकें। इसी को हम साइंस बोलते हैं। तो अच्छा, क्या है, तंत्र द्वारा ही क्या हुआ कि मैथमेटिक्स को जन्म मिला, फिर चिकित्सा, जैसे हमारी प्रणाली थी आयुर्वेद, उसको जन्म दिया। जैसे वात पित्त का कफ का जो कॉन्सेप्ट है चिकित्सा में, वो तंत्र का ही है। और जो कैलेंडर था, जैसे हमारे ऋषि मुनियों ने विदाउट टेलीस्कोप आज से हजारों साल पहले ये बता दिया था कि कितने ग्रह हैं, उसी आधार पे हमारे दिन हुए। जैसे दिन जैसे रविवार मतलब सूर्य का दिन, सोमवार मतलब चंद्रमा वाला दिन, तो उसी आधार पे हुए। विदाउट टेलीस्कोप उन्होंने पता कर लिया था। जबकि आज से 500 साल पहले गैलीलियो ने जब बोल दिया था कि धरती फ्लैट नहीं गोल है, तो उसके मृत्यु का दंड उसके लिए घोषित कर दिया गया था। एक्चुअली जो है, तंत्र को हमें और अच्छे से समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि जो क्रिएशन है इसको 2 भागों में बांटना पड़ेगा। एक है वस्तु जगत और एक है विषय जगत। वस्तु जगत मतलब जिसको हम सेंसरी परसेप्शन से देखते हैं, हम सेंसेस से देखते हैं, और सब कुछ तो हम सेंसेस से नहीं देख सकते, क्योंकि हमारी जो सेंसरी एबिलिटीज़ है, सेंसरी परसेप्शन है, वो लिमिटेड है। हमारी जो हम जो देखते हैं वो विजिबल रेंज में ही देख पाते हैं। नीचे जो है अल्ट्रावायलेट, और ऊपर इंफ्रा और रेडियो वेव्स वाला वो आ जाता है।
तो जो विषय जगत वाला है, जो विषय जगत है वो मन, विषय जो है मन की वस्तु है, और जो मैटर है वो सेंसेस की वस्तु है। तो जो भी हम जो देखते हैं वो पर्याप्त नहीं, उससे आगे भी है, क्योंकि चील बहुत दूर तक देख लेती है, हम उतना नहीं देख सकते, कुत्ता बहुत कुछ सुन सकता है, हम नहीं सुन सकते। तो अब आ जाता है कि विषय जगत में कैसे प्राप्त किया जाए, अपने ज्ञान को कैसे वर्धन किया जाए। तो उसके क्या है कि जो तंत्र जो होता है ना, इसमें जो अप्रोच होती है वो सब्जेक्टिव होती है, विषय आधारित होती है। तो जैसे तंत्र को बोला गया है कि सब्जेक्टिव अप्रोच थ्रू ऑब्जेक्टिव एडजस्टमेंट, और जो तंत्र का विज्ञान है इसलिए इसको सब्जेक्टिव साइंस कहा जा सकता है, इंद्रियों के परे का विज्ञान, बियॉन्ड सेंसरी परसेप्शन वाला विज्ञान। और जो क्या बोलते हैं हमारा जो विज्ञान है जिसको हम ऑब्जेक्टिव साइंस कह सकते हैं, तो ये जो ऑब्जेक्टिव साइंस है ये इंद्रियों के अंतर्गत वाला आने वाला विज्ञान है, जो दिखता है, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, ये होता है। अच्छा, तंत्र की जो अप्रोच है वो सब्जेक्टिव विषय आधारित इसलिए है क्योंकि तंत्र में ऐसा है कि जैसे हम सृष्टि तंत्र में, तंत्र विज्ञान में, तंत्र का जो हमारा साहित्य है उसमें जो हम सृष्टि चक्र को देखते हैं, तो उसमें ये पाया जाता है कि सबसे पहले विषय के बाद ही वस्तु बनी, और विषय के पहले क्या था कि नो विषय, कोई भी विषय नहीं था। उस समय जो सृष्टिकर्ता, और जब सृष्टि को एक माने तो सृष्टिकर्ता उस समय गुणातीत थे या तो निर्गुण थे। तो जो सृष्टि है पहले निर्गुण से फिर सगुण में आती है, फिर उसके बाद वस्तु का निर्माण होता है। तो जैसे ये जो तंत्र है ये ह्यूमन बॉडी को या तो इस क्रिएशन को 3 फॉर्म्स में देखता है, थ्री लेयर्स में देखता है। जैसे ह्यूमन बॉडी को भी 3 लेयर्स में देखता है, जैसे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। जबकि जो ऑब्जेक्टिव साइंस है ये केवल स्थूल शरीर की बात करता है। तो क्या था कि जैसे हम निर्गुण की बात इसलिए आती है कि निर्गुण से फिर सगुण कैसे बना, ये 5 तत्व कैसे बने। तो ये बात आती है जब जैसे हम साधना में बैठते हैं, जब हम साधना में जाते हैं तो धीरे धीरे जब हमारी मन की फ्रीक्वेंसी कम होने लग जाती है और हमारे गुण कम होने लगे, निर्गुण की तरफ हम चलने लग जाते हैं, तो होता क्या है कि हम तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सतोगुण में जाते हैं। तो तमोगुण मतलब आई हैव डन फीलिंग, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ईगो। आई हैव डन फीलिंग किस में कन्वर्ट होती है, आई डू फीलिंग में, फिर आई डू फीलिंग जो कन्वर्ट होती है आई फीलिंग में। तो एक समय ऐसा आता है कि जो तीनों जो फोर्सेज हैं, स्टैटिक, म्यूटेटिव और सेंटिएंट फोर्सेज, ये इक्विलिब्रियम में जाती हैं और बैलेंस होने लग जाती है, और इसी स्थिति को समाधि की स्थिति बोला जाता है। इस समय निर्गुण अवस्था आ जाती है, कोई विषय नहीं रह जाता। तो इसी प्रकार एक समय ऐसा था आदिकाल, जब सृष्टि जब बन रही थी, तो उस समय पहले कोई भी विषय नहीं था, निर्गुण अवस्था थी, फिर उसके बाद गुण आए और तभी ये पंच तत्वों का निर्माण हुआ। तो एक्चुअली क्या रहता है कि उस स्थिति में क्या है कि तीनों फोर्सेज जो होती हैं, म्यूटेटिव, स्टैटिक और सेंटिएंट फोर्सेज, इनके बीच में क्लैशेस बंद हो जाते हैं। एक्चुअली जो मन है, माइंड इज अ स्टेट ऑफ कंटिन्यूस क्लैश बिटवीन द म्यूटेटिव, स्टैटिक एंड सेंटिएंट फोर्सेज। अच्छा, इसीलिए हमारे जो ऋषि मुनि थे, जो सनातन युग में ऋषि मुनि थे, जो एक्चुअली सनातन युग जो था वो तंत्र युग था, तांत्रिक युग था। तो उसी समय जो है मैथमेटिक्स का भी निर्माण किया गया, क्योंकि जो हमारे क्योंकि वो साधना में चले जाते थे, वो शून्य को महसूस करते थे, इसीलिए उन्होंने इस विश्व का जो आधार को शून्य मान लिया। अच्छा, उसकी एक्चुअली जो गणित है ये इस सृष्टि की गणना का ही विज्ञान है, तो इसीलिए उन्होंने जो रेफरेंस है उसको भी जीरो मान लिया। तो इसी के बाद तंत्र युग के बाद ही गणित का बहुत अच्छा मतलब प्रोग्रेस हो पाई। तो जैसे कहते हैं ना कि हमारे सनातन या जो तांत्रिक युग में 3 तरीके की गणित हुआ करती थी। एक होती थी अंकाणु प्रणाली, फिर उसके बाद संकेताणु प्रणाली और उसके बाद वर्णाणु प्रणाली। अंकाणु प्रणाली में ये अंक का जो जितनी भी मैथमेटिक्स है तो वो होती थी। संकेताणु प्रणाली में क्या है कि सिग्नल्स भेजने वाला, जो आज हम लोग जो मोबाइल्स पे सिग्नल्स भेजते हैं, ये बाइनरी नंबर्स पहले भी हुआ करते थे। अच्छा, उसके बाद आती थी कि वर्णाणु प्रणाली, मतलब न्यूक्लियर मैथमेटिक्स या तो बोले क्वांटम मैथमेटिक्स, जिसके बारे में अभी हम सोच रहे हैं आगे के। तो मतलब उस समय तांत्रिक युग में जो था ना कि हमारा मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा, विज्ञान बहुत ज़्यादा आगे जा चुका था। अच्छा, तो एक्चुअली क्या है, जैसे बहुत सारे जो गूढ़ प्रश्न होते हैं, गूढ़ प्रश्न, जैसे पंच तत्व का निर्माण कैसे हुआ, जैसे मुर्गी पहले आई कि अंडा पहले आया, और जैसे कि स्त्री कैसे बनी, पुरुष कैसे बनी, गाय के गुण अलग हैं और शेर के अलग गुण अलग कैसे हुए। तो इस सब के प्रश्न के उत्तर भी आपको तंत्र में ही मिल सकते हैं।
अच्छा, ये तो जैसे देखो तंत्र जो होता है इसको हमने बोला कि ये तो सिस्टमेटिक नॉलेज को हम तंत्र बोलते हैं, तो इसके दो एस्पेक्ट हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अच्छा, पॉजिटिव इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में भी आप यूज़ कर सकते हैं और नेगेटिव डायरेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। तो जब हम इस तंत्र को पॉजिटिव डायरेक्शन में यूज़ करते हैं तो उसका उपयोग होता है कि उससे हमें विवेक की प्राप्ति होती है, मेंटल विजडम मिलती है, मेंटल पीस मिलती है, और मोक्ष और मुक्ति का ये विज्ञान है। अच्छा, जैसे हमने तंत्र के बारे में बहुत सारी धारणाएं गलत हैं, वैसे मोक्ष और मुक्ति के बारे में भी बहुत ज़्यादा गलत धारणाएं हैं। जैसे मोक्ष और मुक्ति की आजकल बात करो तो इंसान बहुत ज़्यादा अनसाइंटिफिक लगता है और अनमॉडर्न, नॉन मॉडर्न आदमी लगता है, पर एक्चुअली है नहीं। हम सब मुक्ति ही चाहते हैं। एक्चुअली मुक्ति का मतलब होता है हल पाना, किसी भी चीज़ का हल पाना। अच्छा, इसको हम अगर समझना चाहें, क्योंकि थोड़ा सा गहरा विषय है, इसको अगर हमें समझना चाहें तो हमें इसको थोड़े से ऊपर स्तर पर समझना पड़ेगा, मोक्ष और मुक्ति के विज्ञान। तो हमें क्षणिक मुक्ति और क्रमिक मुक्ति के बारे में समझना पड़ेगा। जैसे मनुष्य की वृत्ति होती है कि उसकी शक्तियाँ बढ़े, जैसे उसकी रोग से मुक्ति हो, वो निरोगी हो जाए, अज्ञानता से मुक्ति हो, निर्धनता से मुक्ति हो, और नहीं तो भी जैसे क्या है, अगर जैसे हमारे ऋषियों ने बॉडी को 6 भागों में बांटा था, तो अन्नमय कोश से मुक्ति हो तो वो मनोमय कोश में आ जाए, मनोमय से विज्ञामय कोश में आ जाए। तो जैसे जैसे कोश ऊपर उसके होंगे, ऊपर के हार्मोन्स बनेंगे, तो उसके क्या है कि उसके प्रश्न को हल करने की शक्ति बढ़ती है और भी उसकी सूझबूझ बढ़ती है। तो इसका मतलब है कि मतलब हल पाना और मुक्ति पाना, तो ये तो इंसान की वृत्ति है। बट क्या है, इसको पता नहीं क्यों आजकल बहुत ज़्यादा बदनाम कर दिया गया इस शब्दों को, क्योंकि मॉडर्न युग में इनके लिए कोई जगह नहीं रह गई है। अच्छा, तो देखो ये तो अभी हमने क्या है तंत्र की बात की। अब क्या है, जैसे ऑब्जेक्टिव साइंस जो है ना, विज्ञान की जब हम बात करें तो विज्ञान ने भी मानवता को बहुत कुछ दिया है। जैसे कि आज जो फूड सफिशिएंसी है और सेंसरी प्लेजर के लिए बहुत सारी चीज़ें बना दी हैं विज्ञान ने, एरोप्लेन बना दिए, बहुत सारी चीज़ें, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी का वो हो गया, सब कुछ हो गया। बट क्या है कि इसने इंसान को दिया तो, मानवता को दिया तो बहुत कुछ है, पर इससे ले भी लिया है काफ़ी कुछ। तो मानव के मन का जो है स्थूलीकरण हो गया है ऐसा। अच्छा, इसके कारण क्या, प्लैनेट का डिस्ट्रक्शन हो रहा है और ह्यूमन रिसोर्सेज का डिस्ट्रक्शन भी बहुत हुआ है। बस इसका कारण यही है कि यदि ये इसकी डायरेक्शन यदि उसके साथ हो जाए, ऑब्जेक्टिव साइंस के साथ, मतलब इसका तालमेल बैठ जाए, तो बात ही कुछ और अलग हो सकती है। देखो क्या है कि आज का जैसे विषय रखा गया है तंत्र और विज्ञान, तो हम तो अभी तक हम लोगों ने तो केवल पॉजिटिव विद्या तंत्र की बात की, पर जो फेमस है वो अविद्या तंत्र फेमस है, जो जिससे कि हम फिजिकल बेनिफिट के लिए क्या तंत्र द्वारा किया जा सके। तो देखो, अविद्या तंत्र को इस तरीके से कहा जा सकता है कि अगर पढ़ा लिखा यदि कोई व्यक्ति अगर बदमाश हो जाए तो वो मानवता का बहुत बुरा कर सकता है। जैसे क्या है, ओसामा बिन लादेन इंजीनियर था, इसीलिए वो ट्विन टावर को ध्वस्त कर पाया। तो जब लोग तांत्रिक दिशा में अपने मन पे कंट्रोल कर लेते हैं, इंद्रियों पे कंट्रोल करके मन पे जब कंट्रोल कर लेते हैं, पर बुद्धि दूषित होने के कारण क्या होता है कि उस सिद्धियों को वो नेगेटिव डायरेक्शन में लगा देते हैं। नेगेटिव डायरेक्शन में लगा देते हैं तो क्या होता है, उससे उनका स्वयं का भी पतन होता है और दूसरों का भी पतन होता है। जब हम अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल कर लेते हैं, मन पे कंट्रोल कर लेते हैं, तो हम इंद्रियों को तो यूज़ नहीं करते, पर हमारी बहुत सारी अंदर की फैकल्टीज़ हमारी जागृत होने लग जाती हैं, जिसके कारण हमें सिद्धियाँ मिलने लग जाती हैं, और क्या है कि इसके बाद ही इंसान, मतलब अगर इनका यूज़ किया जाए तो फिर क्या है, उससे केवल पतन होता है। परंतु यदि हमारे फिजिकल गोल की पूर्ति के लिए इसका यूज़ किया जाए और समाज का डिग्रेडेशन इससे होने लग जाता है। अच्छा, परंतु जो महापुरुष होते हैं वो इनका जो यूज़ है अविद्या तंत्र का भी यूज़ कर सकते हैं, परंतु वो क्या करते हैं, वो यूज़ इसलिए करते हैं कि लोगों में संस्कार पैदा करने के लिए, चमत्कार देने के लिए, लोगों को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। परंतु जिस व्यक्ति के फिजिकल डिज़ायर्स पूरी नहीं हुई हैं, साइकोलॉजिकल डिज़ायर्स पूरी नहीं हुई हैं, वो यदि चमत्कार के या तो सिद्धियों के रास्ते पर जाएगा तो उसका प्रचलन निश्चित होता है। तो आज क्या है, जैसे हम आज के इस विषय में जैसे अविद्या तंत्र के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, जैसे उसमें होता है सम्मोहन, उच्चाटन, इसके बारे में बात करके मतलब हमारा ध्येय नहीं है ये बात करने का। अच्छा,
एक्चुअली जो तंत्र जो है ये इसमें जो है जो व्यवहार है वो सिस्टमेटिक व्यवहार है, इसलिए इसका जो उपयोग है, अच्छा, इसका जो उपयोग होता है वो नेगेटिव और पॉजिटिव होता है। तंत्र जो है उसका व्यवहार तो सिस्टमेटिक ही होता है, पर इसका जो उपयोग होता है वो नेगेटिव या पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है। अगेन हमें ऑब्जेक्टिव साइंस और सब्जेक्टिव साइंस में बात करते हैं। तो जैसे सब्जेक्टिव साइंस मतलब तंत्र और ऑब्जेक्टिव साइंस मतलब विज्ञान। तो एक्चुअली सब्जेक्टिव साइंस होती है सब्जेक्टिव वर्ल्ड के लिए, मतलब विषय जगत के लिए, और ये होती है वस्तु जगत के लिए। हम है ना, ये तंत्र में क्या होता है, माइंड जो है, माइंड के साथ हम काम करते हैं, और ये बियॉन्ड सेंसरी परसेप्शन की साइंस है। जबकि जो विज्ञान है ये सेंसरी परसेप्शन की साइंस है, और इसका डोमेन जो है सेंसरी परसेप्शन ही। अच्छा, जैसे क्या है कि जो विज्ञान है ये है इंद्रिय सुख के लिए, पर जो तंत्र है ये आनंद का विज्ञान है, आनंद प्राप्ति का, मोक्ष प्राप्ति का विज्ञान है। तो अच्छा, ये क्या है कि तंत्र में ही क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिवर्स पॉसिबल है, जैसे कि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, जबकि विज्ञान क्या है, केवल स्थूल शरीर को मानता है। अच्छा, जो तंत्र है ये सिंथेसिस का विज्ञान है, और जो साइंस है ये एनालिसिस का। तो जैसे कि तंत्र से क्या है कि एकीकरण, मतलब योग का विज्ञान है, मतलब यूनिफिकेशन किसके साथ, कि सुप्रीम अथॉरिटी के साथ यूनिफिकेशन है ना, तो उसका विज्ञान है। बट जबकि ये जो हमारा जो साइंस है, ऑब्जेक्टिव साइंस है, ये क्या करता है कि एनालिसिस है, ये डाइसेक्ट और बाइसेक्ट करके देखता है। इसमें ये तंत्र में क्या है, क्लासिफिकेशन होती है, और जो विज्ञान में है सब क्लासिफिकेशन, मतलब हम चीज़ों को बाइसेक्ट और डाइसेक्ट करते हैं। अच्छा, ये जो तंत्र की जो ऑपरेटिंग रेंज है वो 0 मेंटल फ्रीक्वेंसी से लेके इंसान की नॉर्मल जो माइंड की फ्रीक्वेंसी होती है उस तक होती है। और जबकि ये जो फिजिकल साइंस है ये बात करता है अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज, फिर विजिबल रेंज, फिर इंफ्रा, फिर रेडियो वेव्स, मतलब इस टाइप से बात करता है, जबकि ये हमारा मेंटल फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। देखो, जो विज्ञान है इसमें आपने एक चीज़ सुनी होगी, IQ, बस केवल ये IQ तक। पर आजकल देखो, अभी कुछ समय पहले हमने प्रधानमंत्री जी का एक प्रोग्राम भी देखा था, उसमें वो EQ की बात कर रहे थे। आजकल EQ एक उभरता हुआ सब्जेक्ट है, पर जो तंत्र है इसकी जो अप्रोच है बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिव अप्रोच है। ये केवल IQ की बात नहीं करके IQ, EQ, RQ, SQ, एक्चुअली क्या है कि जो तंत्र में जो क्या कोश होते हैं इंसान के शरीर में, क्या ग्रंथियों के आधार पे, ग्रंथि और हार्मोन्स के आधार पे, अन्नमय कोश, काममय कोश, मनोमय कोश, अतिमानस कोश, विज्ञामय कोश और हिरण्यमय कोश। तो हमारा जो मनोमय कोश है, जैसे किसी इंसान का जो लॉजिकल माइंड है, तो कहते हैं जिसका मनोमय कोश जागृत है तो वो बहुत अच्छे IQ का व्यक्ति है। अच्छा, अतिमानस कोश जो अपने संस्कार साध लेता है, अतिमानस कोश का व्यक्ति जो अपने संस्कार साध लेता है तो वो दूसरों को भी समझ पाता है, तो कहा जा सकता है कि उसके अंदर EQ है, उसके अंदर अच्छा EQ है, उसके अंदर ह्यूमन स्किल्स है, मैनेजरियल स्किल्स है, तो वो EQ का व्यक्ति हुआ। तो इसके आगे क्या होता है कि विज्ञामय कोश मतलब वो उसके अंदर रेशनलिटी, उसके अंदर विवेक की जागृति हो चुकी है, विवेक की, तो ये RQ हो गया। और SQ मतलब स्पिरिचुअल कोशेंट या तो सर्चिंग कोशेंट, जो इंसान सर्च लग रहा है, सर्च क्या करना चाहता है, वो असीम को प्राप्त करना चाहता है, सारे अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना चाहता है, तो उसी को बोला जाएगा स्पिरिचुअल आदमी। जैसे बुद्ध जो थे उन्होंने राजमहल छोड़ दिया था अपने प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए, तो उनके पास क्या था, SQ था। तो जहाँ जो विज्ञान है उसमें केवल IQ की बात होती है, और तंत्र में सारे इसकी बात होती है, IQ, EQ, SQ, RQ, जितनी बात कर लो, क्योंकि इसमें डेप्थ बहुत ज़्यादा है। क्योंकि ये जो ऑब्जेक्टिव जो साइंस है, ये जो विज्ञान है, ये है फिजिकल लेबोरेटरीज का विज्ञान, और जबकि ये हमारा जो तंत्र है ये मेंटल लेबोरेटरीज का विज्ञान है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव साइंस और विज्ञान ने हमें बहुत कुछ दिया है। अच्छा, बहुत कुछ दिया तो मतलब बहुत कुछ कि हम चांद पे पहुंच गए, मंगल ग्रह पे पहुंच गए, बहुत सारे एरोप्लेन बन गए, पानी के जहाज बन गए। अच्छा, ये प्रगति हम इसलिए ऑब्जेक्टिव साइंस में हम इसलिए प्रगति कर पाए क्योंकि इसमें हमने वर्गीकरण करा। जब नॉलेज हो जाता है तो इंसान वर्गीकरण कर सकता है, क्लासिफिकेशन कर सकता है। तो इसके लिए क्या है, हम लोगों ने बहुत सारी क्लासिफिकेशन सोसाइटीज़ बना ली हैं। जैसे
कि कोई चीज़ अच्छी है, जैसे गुड्स एंड सर्विसेज की बहुत सारी हमने क्लासिफिकेशन सोसाइटी बनाई है। जैसे कहते हैं ना कि ये DNV सर्टिफाइड है, ये ISO सर्टिफाइड है, इसको ISO 9000 मिला हुआ है, इसको ISO 10000 मिला हुआ है। लॉयड्स क्लासिफिकेशन, एग मार्क का अपन क्लासिफिकेशन देखते हैं। फ्रूट खाने की चीज़ों में FDA का सर्टिफिकेशन रहता है, और वित्तीय सर्विसेज में स्टैंडर्ड एंड पुअर और इकरा का सर्टिफिकेशन रहता है। पर विडम्बना है कि हमने प्रोडक्ट और सर्विसेज की तो बहुत सारी क्लासिफिकेशन बना ली, पर विडम्बना यह है कि हम मानव और मानव की वृत्तियों की आज तक क्लासिफिकेशन नहीं कर पाए। अच्छा, यही कारण है कि आज एक 10th पास व्यक्ति जो अच्छा पढ़ा नहीं पाया वो आगे जाके बहुत बड़ा आदमी बन जाता है, और जिसने बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियाँ ले ली वो लाइफ में कुछ नहीं पढ़ पाया। तो ह्यूमन रिसोर्स का मिसमैनेजमेंट जो हो रहा है वो इसी कारण हो रहा है, इंसान का जो डिग्रेडेशन हो रहा है इसी कारण हो रहा है, क्योंकि हमने मानव और मानव की वृत्तियों को कर नहीं पाए, आज तक क्लासीफाई नहीं कर पाए, जो कि केवल तंत्र में ही हो पाई थी, है ना। तो इस तरीके से हमें ना तंत्र को देखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। एक बार अल्बर्ट आइंस्टीन से किसी ने पूछा कि विज्ञान इतनी प्रगति कर गया है पर आज भी मानवता सुखी नहीं है। तो तब उसने बोला था कि जब तक विज्ञान का आध्यात्मिकरण और अध्यात्म का विज्ञानीकरण नहीं हो जाता तो मानव ह्यूमैनिटी विल कंटिन्यू टू सफर लाइक दिस। क्योंकि देखो, विज्ञान जो है अध्यात्म के बिना लंगड़ा है, और अध्यात्म जो है विज्ञान के बिना अंधा है। एक्चुअली इससे भी हम एक स्टेप जाके आगे बोल सकते हैं कि जब तक हम ऑब्जेक्टिव साइंस और सब्जेक्टिव साइंस के बीच में पैरेललिज्म एस्टेब्लिश नहीं कर लेते, तब तक सिविलाइजेशन मतलब मानवता ऐसे ही दुखी रहेगी। एक्चुअली क्या है कि जो तंत्र है यही अध्यात्म है, तंत्र है यही अध्यात्म है। जैसे मूर्ति पूजा करना, ये सब कुछ अध्यात्म नहीं है। जैसे एक कहावत भी है कि उत्तमो ब्रह्म सद्भाव, मध्यमो ध्यान धारणा, जब स्तुति स्यादो धमा, और मूर्ति पूजा धमाधमा। तो जो ब्रह्म सद्भाव कब आता है? जब हमारी सारी डिज़ायर्स फुलफिल हो जाती हैं, फिजिकल डिज़ायर्स, मेंटल डिज़ायर्स, साइको स्पिरिचुअल डिज़ायर्स, स्पिरिचुअल डिज़ायर्स। तो अदरवाइज़ क्या है, जब हमारी कोई भी डिज़ायर्स अनफुलफिल्ड है तो इंसान सैडेस्ट हो जाता है। तो क्या है, जब तक हमारी अप्रोच सिस्टमेटिक नहीं रहेगी तो हम सारी डिज़ायर्स को फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे, और जो फालतू डिज़ायर्स हैं उनको टेपर नहीं कर पाएंगे, और तब तक ब्रह्म सद्भाव, इंसान का इंसान के प्रति सद्भाव नहीं हो पाएगा। अच्छा, ये क्या है? सिस्टमेटिक अप्रोच द्वारा ही संभव है। एक्चुअली तंत्र ही अध्यात्म है, और तंत्र ही साधना है। साधना के बिना तंत्र हो नहीं सकता, साधना तंत्र के बिना हो नहीं सकती। ये तो ऐसा होगा कि जहाज़ से हम निकले अमेरिका के लिए, पर हमारी अगर अप्रोच सिस्टमेटिक नहीं है तो हम निकले अमेरिका के लिए, पहुंच जाएंगे अफ्रीका, तो रिजल्ट कुछ नहीं निकलेगा। अच्छा, अच्छा, क्या है कि देखो, जो शिव थे, भगवान शिव थे, तो वो उनको आदि तांत्रिक बोला जाता है। और उन्होंने क्या किया कि उनके पहले के जितने भी ऋषि मुनि थे, उनका जो तांत्रिक जो ज्ञान था उसको ऑर्गेनाइज करके उसको मानव के लिए उपयोगी बनाया। तो उसी प्रकार बाबा आनंद मूर्ति ने तंत्र को आज के सिविलाइजेशन, आज की मॉडर्न ऑब्जेक्टिव साइंस से उसके साथ कंपैटिबल बना के 6 स्पोक्स ऑफ सोशल साइकिल दी। समाज के चक्र की जो 5-6 जो ज़रूरतें होती हैं वो दी, जैसे सोशो इकोनॉमिक थ्योरी, स्पिरिचुअल कल्ट, परसेप्टर आदि। देखो, अब इस विषय को मतलब अब काफ़ी कुछ बोल लिया इस विषय पे। अब इस विषय को जैसे हम क्या समाप्त करते हैं, कहने के लिए जैसे बहुत कुछ है और समय भी बहुत ले लिया है। अच्छा, धर्मेंद्र जी का मैं बहुत आभारी हूँ कि मुझे इनवाइट किया, ये इवेंट क्रिएट किया, और आप सभी लोगों का भी बहुत धन्यवाद धैर्य से सुनने के लिए। नमस्कार। परमपिता बाबा की जय।